हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। इसमें पाठ के माध्यम से प्रेमचंद जी ने आज़ादी की भावना के लिए संघर्ष करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं ना, तो उसे गधा कह देते हैं। किसी को जब गधा कहना होता है तो मूर्ख समझा जाता है तो गधा ही कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन या उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सियानी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें की पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के चक्कर में बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदमाश हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गड्ढे बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे भी कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त एक छोटी चेष्टा यही होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर को संध्या के समय दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी पूरी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ में बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई की ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम क्यों भेजा जा रहा है, समझ रहे थे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। बुरा लगा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारते तो दोनों सींग नीचे झुकाकर हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी करने में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? समय
संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर भूखे भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में, मूक मीन्स होता है मन की भाषा में, सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नज़र करके देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। जो बांधने वाली रस्सी और खूंटा होता है ना, उसे पगहे बोला गया है, और घर की तरफ ले चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा, देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा कराव लटक रहा है। घुटने तक गाँव पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, जैसे गुस्से में देख रहे हो, लो हम वापस आ गए, हमें तुमसे इतना प्यार है और तुमने हमें क्यों बेच दिया। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, जैसे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं कुछ भी होता देखते हैं तो। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व होता है जो पहले कभी न हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मालिक और पशु का प्रेम वहाँ देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। पाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे से के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे मर जाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? वे मालिक मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो यहाँ पे बैलों को रूखा सूखा खाना डाल दिया है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर में पहुंचने पर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पर कड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इस जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़कर आ गया। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उस वक्त
मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया उसके सहायक समझ गए कि वक्त टाला जाना ही मसहलत है, मतलब अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ किसी भी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। रातों दिन जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं? वह तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते। बताओ तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक एक झटके में टूट जाती है। रात को सब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उनके माथे पर सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा से पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, क्यों चलें? तो इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। फिर दोनों भागे। गया ने पीछा किया और पीछे से शोर मचाया। फिर गांव में कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत में किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी मस्ती करने लगे। अब पेट भरने लगा था। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ, चाहता तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आग पहुंचा। दोनों मित्र बगलियां झांक रहे थे। तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, हाँ, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय भेजो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ने सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय जल्दी सोचो। उपाय यही है कि दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रेंग देता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना।